बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था अवर रिव्यू ऑफ ई कमर्स एंड ई कमर्स बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फ्रेमवर्क ऑफ ई कमर्स। ई कमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कमर्स मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ई कमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कमर्स कहते हैं जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को सेलिंग या बाय कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो ई कमर्स होता है। और ट्रांजेक्शन ऑफ मनी फंड्स एंड डेटा आर आल्सो कंसिडर एज ई कमर्स। जब हम मनी की ट्रांजेक्शन्स करते हैं या फंड्स या डेटा की, तो उसको भी हम ई कमर्स कंसिडर करते हैं। दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन 4 वे: बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि इन मॉडल्स के थ्रू हम कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। The standard definition of e-commerce is a commercial transaction which is happen over the internet. E-commerce की standard definition क्या है? जब हम commercial transaction करते हैं through internet, तो वो हमारे पास e-commerce होता है। Online store like Amazon, Flipkart, Shopify, Myntra, eBay, Quikr and OLX are example of e-commerce websites आ जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है या जो हम सर्विसेज या गुड्स सेल और बाय करते हैं वो हम इंटरनेट करते हैं या हम ऑनलाइन करते हैं, तो ये डिफरेंट हमारे पास ई कमर्स वेबसाइट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई कमर्स फ्रेमवर्क। अ फ्रेमवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइन यूज टू बिल्ड एनीथिंग। फ्रेमवर्क किसे कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसी गाइडलाइन जिससे हम कुछ भी बिल्ड कर सकें। जैसे हम कहते हैं कि हम एक जो हमारे पास इंजीनियर होता है उसको हम गाइडलाइन देते हैं कि वो थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू जो है वो मॉडल को यूज़ करके वो क्या करे, एक सॉफ्टवेयर बनाए। ठीक है, तो इसी तरह हम या उसको हाउस बिल्डिंग कहते हैं, तो वो एक मैप के थ्रू, तो वो मैप एज अ गाइडलाइन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेमवर्क कोई भी कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होगा या कोई भी गाइडलाइन होगी जिससे हम कुछ बिल्ड कर रहे होंगे। तो अब ई कमर्स के अंदर फ्रेमवर्क क्या है? ई कमर्स के अंदर फ्रेमवर्क ये होगा, वो ये गाइडलाइन, ये वो स्ट्रक्चर बताएगा कि कैसे हम प्रोडक्ट सेल परचेज कर सकते हैं। The term e-commerce framework is related to software frameworks for e-commerce applications. They offer an environment for building e-commerce application quickly. अब जो e-commerce framework होगा वो हमारे पास सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क से रिलेटेड होगा जिसमें हम e-commerce applications बनाएंगे। जो applications जो हैं ऑनलाइन काम कर रही होंगी, सेल परचेजिंग कर रही होंगी, आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट दैम टू योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये हमारे पास फ्रेमवर्क क्या होगा कि एक फ्लेक्सिबल होगा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सूटेबल फॉर बिल्डिंग वर्चुअली ऑल काइंड्स ऑफ ऑनलाइन शॉप्स एंड ई कमर्स रिलेटेड वेब एप्लीकेशन लाइक द एमियोज ई कमर्स फ्रेमवर्क डज। तो इसमें हम ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट सेल परचेज कर सकते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है आईमियोज। आईमियोज क्या है? आईमियोज इज थर्ड जनरेशन ई कमर्स सोल्यूशन डेट अलाउ यू टू इजीली क्रिएट अ वेब शॉप, ऑनलाइन स्टोर और मार्केट प्लेस। आईमियोज जो है वो एक थर्ड जनरेशन ई कमर्स हमारे पास एक शॉप है, एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल या परचेज करते हैं। This flexible, scalable and integrable solution support any business model, permitting you to integrate it with your existing environment, infrastructure or system so you can achieve faster business growth। कि ये हमारे पास अलाउ करता है कि हम अपना कोई भी बिजनेस मॉडल क्रिएट करके उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके उसमें हम प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करके अपने बिजनेस को की ग्रोथ को फास्टर कर सकते हैं। तो ई कमर्स फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होता है कि ये एक गाइडलाइन है या एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि हमने कैसे ई कमर्स एप्लीकेशंस बना के हम कैसे प्रोडक्ट सेल एंड परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड ई कमर्स फ्रेमवर्क मस्ट एंड शुड। अब ई कमर्स को मस्ट क्या चीज़ें करनी है और शुड क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहले मस्ट में आता है अलाउ रिप्लेसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रेमवर्क कोड, कि हमने जो फ्रेमवर्क बनाया है अगर उसमें हम देखते हैं कि हम कोई पार्ट रिप्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये फ्रेमवर्क बनाया है कि हम बाइंग एंड सेलिंग में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसमें ये हो कि उस फ्रेमवर्क के अंदर हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकें। फॉरबिड चेंजिंग इन द फ्रेमवर्क कोड इटसेल्फ, के चेंजिंग करने से फ्रेमवर्क के अंदर वो हम खुद चेंजिंग कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेलिंग जो है उसका ऑप्शन किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट को वो कैसे कस्टमर
जो है वो बाय एंड सेल करे, कार्ट के अंदर कैसे इंटर करे, तो किस तरह कार्ड सेलेक्ट करें, कैसे सेल परचेज कर, तो ये सारा हम फ्रेमवर्क कोड के अंदर खुद चेंजिंग कर सकें, इस तरह का फ्रेमवर्क होना चाहिए। कंटेन बूटस्ट्रैप कोड टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। बूटस्ट्रैप कोड कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट जावा और HTML का यूज़ करके हमारे पास एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें उसका सारा लेआउट होता है और जिसमें जो कस्टमर होता है उस वेबसाइट को देख के उस यूज़र एक्सपीरियंस होता है उस पर, जिससे वो उनसे इंटरेक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहा होता है। तो ये हमारे पास बूस्टर कोड होना चाहिए जिससे एप्लीकेशन स्टार्ट हो। बी एक्सटेंसिबल बाय यूज़र रिटर्न कोड। यूज़र रिटर्न कोड होना चाहिए ताकि यूज़र को समझ आ जाए कि उसने किस तरह का फ्रेमवर्क बनाना है, तो यूज़र के अकॉर्डिंग कोड होना चाहिए। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क शुड डिफाइन द जनरल प्रोग्राम फ्लो। ये प्रोग्राम का फ्लो बताता है कि कैसे हम काम करेंगे, कैसे मतलब बाइंग एंड सेलिंग होंगी, क्या स्टेप्स होंगे, कैसे वर्क होगा। कंसिस्ट ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कि हम वो कंपोनेंट जो अगर एक जगह यूज़ हो रहे हैं तो उसको दूसरी जगह हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। बी ऑर्गेनाइज इन फंक्शनल डोमेन। ऑर्गेनाइज होनी चाहिए फंक्शनल डोमेन में, यानी जहाँ पर हमने फंक्शन परफॉर्म करना है, जहाँ पे कस्टमर ने अगर किसी बटन पे क्लिक करना है, कहीं से प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, उसकी डिटेल देखनी है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो कि वो उसकी सारी डिटेल देख सके, हर चीज़ जो वर्किंग एरिया में वो काम कर रही हो। फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का जो फ्रेमवर्क है वो फर्स्ट डेवलप किया था बाय कालाकोटा एंड विंस्टन, जो कि प्रोफेसर थे ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। दे एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट कंपोनेंट फिट एंड इंटरेक्ट टुगेदर, एम्फसाइजिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट। उसने बताया था कि हमारे पास कैसे एक दूसरे से ये कंपोनेंट इंटरेक्ट करेंगे और कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ये हम फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर हम देख सकते हैं, यानी ई कॉमर्स के अंदर अगर हमने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हमारे पास कैसा फ्रेमवर्क होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हम देख सकते हैं फिगर में कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल, पब्लिक पॉलिसी, लीगल एंड प्राइवेसी इशू। ये जो हमारे पास डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। तो अब ये हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम से ज़ाहिर है कि जब हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर हैं, डिफरेंट टेलीफोन्स हैं, डिफरेंट हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब वो आपस में, चाहे वो वायरलेस हैं या हमारे पास वायर हैं, वायरलेस है या वायर्स हैं, तो उनको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू नेटवर्क, तो वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लाइक द नेटवर्क ऑफ रोड दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड आर ऑफ डिफरेंट विथ लेंथ एंड क्वालिटी, कि जब हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जो कि विड्थ लेंथ और क्वालिटी के लिहाज से डिफरेंट हैं, आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क इंट्रानेट, जैसे कि एक इंटरनेट हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट किया है जहाँ पर फॉर एग्जांपल 2-3 कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म सच एज टेलीफोन वायर्स, केबल्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज सैटेलाइट एंड सेलुलर टेक्नोलॉजी। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा कि जब हमारे पास डिफरेंट जो नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे होंगे, जो कि डिफरेंट होंगे अपनी विड्थ, लेंथ और क्वालिटी के लिहाज से। जैसे हम इंटरनेट की एग्जांपल लेते हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर वो आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होता है। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि एक ई कॉमर्स वेब ऐप है जिसके लिए इंटरनेट HTTP वेब सर्वर ऐप सर्वर पेमेंट, हमारे पास मैनेजर और डेटाबेस आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो हम ये देखें डिफरेंट हमारे पास सर्वर्स हैं और डिफरेंट हमारे पास ये विंटल सर्वर है, ये हर एक दूसरे से जो है वो आपस में नेटवर्क के ज़रिए जो है वो आपस में लिंक कर रहे हैं। और फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे है, उसके साथ इनका इस पूरे जो हमारे पास इसको इंटरनेट कह दिया है और इसका फिर लिंक जो है वो पेमेंट गेटवे के साथ है। तो ये हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास आ जाती हैं, टेलीफोन्स आ जाते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और वो हमारे पास थ्रू नेटवर्क से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। द पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड डब्ल्यू
Web server can be seen as the infrastructure of vehicle and warehouses which store and transport electronic data and multimedia content along the network. अब पब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास वेब सर्वर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हो, जिनके अंदर व्हीकल्स होती हैं या वेयर हाउसेज होते हैं जो कि स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा या मल्टीमीडिया कंटेंट अलॉन्ग द नेटवर्क। जैसे हम देखते हैं डिफरेंट हमारे पास इसके अंदर टूल्स आ जाते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें HTML एंड जावा आ जाते हैं। मतलब हम डिफरेंट जो मल्टीमीडिया हम उनके ऊपर देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं या एड्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो ये सारी जो इमेजेस होती हैं या सम टाइम हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं, उन एड्स का ऑडियो भी ऐड होती है या वो अपनी एनिमेशन भी ऐड कर देते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास होता है मल्टीमीडिया कंटेंट में आ जाता है, जिसको जावा या HTML के थ्रू किया जाता है। This content can be very different with varying degree of complexity similar to different vehicle traveling on the roads। अब ये कंटेंट डिफरेंट वैरी करता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स हैं तो हमारे पास वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐड देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास या वो इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है या इमेजेस विद ऑडियो में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ओनली और मोर कम्प्लेक्स इज एन एप्लीकेशन सच एज अ कंप्यूटर गेम कंटेनिंग ऑडियो वीडियो ग्राफिक एंड अ प्रोग्राम। कि अब अगर हमने एक कंप्यूटर गेम की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके अंदर ऑडियो वीडियो ग्राफिक एंड प्रोग्राम्स होंगे। नेक्स्ट आता है मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर द इंजन्स एंड फ्यूल विच ट्रांसपोर्ट द डेटा अराउंड द नेटवर्क। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा कि जो हमारे पास डेटा होगा उसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसपोर्ट करेगा। अब डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंट EDI ईमेल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ जाएंगे। जब मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास काम होगा कि हमने सेंडिंग और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, तो वो हम मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए करेंगे। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को कहते हैं। उसके बाद आता है कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। जब कंटेंट एंड डेटा क्रिएट हो गया, डिस्प्ले एंड ट्रांसमिटेड सपोर्टिंग बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द बाइंग सेलिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन सेफली एंड रिलायबली। अब सबसे पहले हमने देखा था कि हमने नेटवर्क के थ्रू पहले हमने डिफरेंट जो हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में हमने इंटरकनेक्ट किया। जब इंटरकनेक्ट कर लिया हमने अपना मल्टीमीडिया कंटेंट रखा कि मतलब हमने क्या चीज़ है जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या हमने मल्टीमीडिया कंटेंट रखना है और उसको हमने कैसे नेटवर्क के ऊपर पब्लिश करना है। उसके बाद हम जो मैसेज या इंफॉर्मेशन है वो हम इसके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हम कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, यानी अब हमारा जो वो प्रोडक्ट है वो बाय और सेलिंग का काम कैसे होगा। फॉर एग्जांपल स्मार्ट कार्ड्स, ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डायरेक्टरी एंड कैटलॉग्स आ जाते हैं। अब हमने दो देखे थे पिलर्स पे, एक था हमारे पास पब्लिक पॉलिसी लीगल एंड प्राइवेसी इशू और दूसरा हमारे पास टेक्निकल स्टैंडर्ड्स थे। पब्लिक पॉलिसी लीगल एंड प्राइवेसी इशू के हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट विच फैसिलिटेट एंड इनेबल ई-कॉमर्स एंड विच आर बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आर पब्लिक पॉलिसी रेगुलेशंस एंड लॉज that govern issues such as universal access, privacy, electronic contract and the term and condition that govern e-commerce। कि हमारे पास पब्लिक पॉलिसी लीगल एंड प्राइवेसी इश्यूज़ के अंदर हमारे पास वो लॉज वो रूल्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज़ से होते हैं या उससे रिलेट करते हैं। तो हम इसमें सारी वो पॉलिसी बताएंगे जो हमारे पास एक प्राइवेसी इशू के अंदर आते हैं। तो ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा ये बताएगा कि ई-कॉमर्स के अंदर जब हम प्रोडक्ट सेल या परचेज़ करेंगे या किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते दौरान हमारे पास क्या क्या प्राइवेसी या पब्लिक इशू हैं, उससे रिलेटेड क्या लॉज होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। नेक्स्ट आता है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड डिक्टेट द फॉर्मेट इन विच इलेक्ट्रॉनिक डेटा इज ट्रांसफर ऑन नेटवर्क एंड रिसीव अक्रॉस यूजर इंटरफेस एंड द फॉर्मेट इज इन विच इट इज स्टोर। अब टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या है कि टेक्निकल स्टैंडर्ड हमें फॉर्मेट बताएगा कैसे हमने डेटा ट्रांसफ़र करना है नेटवर्क के ऊपर और कैसे अगर हमने रिसीव करना है। दिस इज नेसेसरी सो द डेटा कैन ट्रैवल सीमली अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। तो ये ज़रूरी इसलिए होता है टेक्निकल स्टैंडर्ड की बताता है कि डेटा कैसे ट्रैवल करके जाएगा। वेयर इंफॉर्मेशन एंड डेटा कैन बी एक्सेस बाय होल रेंज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सच एज कंप्यूटर। और कैसे हमारे पास जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिनमें कंप्यूटर पैंटम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउजर या डॉक्यूमेंट रीडर्स कैसे उसको एक्सेस करेंगे, तो ये काम टेक्निकल स्टैंडर्ड का होता है। तो हमने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो देखे हैं उनमें हमने सबसे पहले देखा है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर
कि जब हमारे पास इंटरकनेक्टेड हमारे पास नेटवर्क ऑफ रोड्स होंगे जो कि अपने वेट के लिहाज से, अपनी जो है वो शेप के लिहाज से, या अपनी जो है वो वेट शेप और अपनी जो है क्वालिटी के लिहाज से, विड्थ के लिहाज से, लेंथ एंड क्वालिटी के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट हैं, तो वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। फिर मल्टीमीडिया कंटेंट आ जाता है कि जब हम इमेजेस की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम देखते हैं मैसेज एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि नेक्स्ट जब हम उसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद अब उसको सेलिंग और परचेसिंग का काम आ जाएगा। फिर हम जिसमें ये देखते हुए कि पब्लिक पॉलिसी, लीगल एंड प्राइवेसी इशूज़ क्या हैं और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस ऑल आर नेसेसरी टू मेक ई कॉमर्स वर्क। जब हम लोगों से या ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करते हैं जो कि इन एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही हमारे पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर और बिज़नेस के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स इंटरेक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ मोस्ट विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ ई कॉमर्स। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जब ये एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक विजिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। दिस एप्लीकेशन इंक्लूड ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट, प्रोक्यूरमेंट एंड परचेजिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ऑक्शन, शॉपिंग आर जस्ट अ few examples. This is a particularly useful framework for manager to understand the importance of technology and business। कि ये फ्रेमवर्क मैनेजर्स के लिए जो होता है हेल्पफुल होता है कि वो टेक्नोलॉजी और बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं, बोथ जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ई कॉमर्स और ई बिज़नेस सोल्यूशन को क्रिएट करते हुए। तो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें पीपल और जो हमारे पास जो लोग या जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, एक तो उस सूरत में ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा कि हमारे ये एलिमेंट्स को बता रहा होता है कि सब कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इनमें जैसे ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, हमारे पास फाइनेंशियल ट्रेडिंग आ जाती है, और उन मैनेजर्स के लिए जो कि टेक्नोलॉजी या बिज़नेस की इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं या ई कॉमर्स बिज़नेस सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये हेल्पफुल होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क स्टडी किया है कि ई कॉमर्स के कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास पब्लिक पॉलिसी, लीगल एंड प्राइवेसी इशू, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होंगे जब हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। तो बेसिकली फ्रेमवर्क हमारे पास वो गाइडलाइन होगी जो हमें बताएगी, या एक हमारे पास कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होगा कि कैसे हमने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।